हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों में टीबी को डायग्नोस कैसे करते हैं। क्योंकि बच्चों में टीबी को पहचानना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बच्चे जनरली एटिपिकल सिम्टम्स के साथ में प्रेजेंट करते हैं। कई बार उनमें फीवर और खांसी का लक्षण नहीं होता है, तो हमें पहचानना पड़ता है बच्चों को कि बच्चों का वेट गेन नहीं हो रहा है, बच्चों की एक्टिविटी कम हो गई है, थकान कमज़ोरी रह रही है, भूख नहीं लग रही है। तो बहुत मुश्किल कार्य होता है पहचानना। तो पहचानने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, अगर हमें डाउट होता है तो चेस्ट एक्सरे, क्योंकि पल्मोनरी टीबी ज़्यादा कॉमन है बच्चों में, तो एक्सरे में कई बार लीजन दिख जाता है टीबी का। तो हम बलगम में टीबी के कीटाणु की जांच करते हैं, जिसे बोलते हैं स्पुटम फॉर AFB स्टेन, एसिड फास्ट बेसिलाई का स्टेन। और कई बार बच्चे बलगम नहीं निकाल पाते हैं, तो हमें गैस्ट्रिक लवाज लेना पड़ता है, गैस्ट्रिक एस्पिरेट लेना पड़ता है। रेल्स ट्यूब डाल के, थोड़ा सा नॉर्मल सेलाइन डाल के, उसको ही जो वॉशिंग्स होती हैं रेल्स ट्यूब से सक करके उसको हम लैब में भिजवा देते हैं। और उसके अंदर हम AFB स्टेन या AFB कल्चर या जीन एक्सपर्ट MTB या जिसे हम CB नेट भी बोलते हैं, जो कि मॉलिकुलर टेस्ट होते हैं टीबी के लिए, उनको किया जाता है। और कई बार उनके थ्रू भी डायग्नोसिस नहीं बन पाता है, शक ज़्यादा होता है, हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट होती है किसी टीबी पेशेंट के साथ, एडल्ट के साथ, तो हम मॉन्टूक्स, क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड करके भी टेस्ट आते हैं, उनको भी कर सकते हैं। और ये मैंने आपको पल्मोनरी टीबी के टेस्ट बताए। अगर जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, लंग्स के बाहर की टीबी है, जैसे कि लंग्स के दोनों लंग्स के बीच में लिम्फ नोड है, तो हम CT स्कैन कर सकते हैं। कई बार हमें ब्रोंकोस्कोपी भी करना पड़ता है पल्मोनरी टीबी के लिए। अगर बलगम में नहीं आ रही है, गैस्ट्रिक लवाज में नहीं आ रही है, तो ब्रोंकोस्कोपी से हम बलगम सक कर लेते हैं लंग्स के अंदर से, जिसे हम ब्रोंकोएल्वुलर लवाज बोलते हैं, और लैब में भेज सकते हैं। और CT स्कैन जब हम करते हैं तो हमें लंग्स और लंग्स के बीच में जो गांठें होती हैं वो दोनों ही पता चल जाती हैं। कई बार हमें अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड में गांठें मिलती हैं, पेट में पानी मिलता है, तो पेट का पानी निकाला जाता है। कई बार गांठों का FNAC किया जाता है अल्ट्रासाउंड में देख के। अल्ट्रासाउंड से नहीं मालूम पड़े तो CT स्कैन में देख के भी गांठों का FNAC किया जाता है। कई बार सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं या आर्म पिट्स में होते हैं लिम्फ नोड, तो उनका FNAC किया जाता है। तो इन सारे टेस्ट के माध्यम से हम पता कर लेते हैं कि पेशेंट को टीबी है, और टीबी की दवाइयाँ वो शुरू करी जाती हैं। और कई बार क्या होता है कि इन सब के मालूम भी, इन सब टेस्ट के बाद भी टीबी का कंफर्म नहीं हो पाता है, टीबी का शक ज़्यादा होता है, तो इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। या तो गैस्ट्रिक लवाज में, बलगम में टीबी का कीटाणु पॉजिटिव आ जाए, तो हम स्ट्रेट अवे टीबी की दवाई शुरू कर देते हैं, और ये कन्फर्म डायग्नोसिस बन जाता है टीबी के लिए। अगर गैस्ट्रिक एस्पिरेट या गैस्ट्रिक लवाज स्पुटम AFB के लिए नेगेटिव आए या जीन एक्सपर्ट नेगेटिव आए, तो कुछ इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और हैं। कुछ 4 क्राइटेरिया हैं। 4 में से अगर 2 क्राइटेरिया फुलफ़िल होते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हाँ, पेशेंट को टीबी है, और दवाई शुरू कर देते हैं। तो वो 4 क्राइटेरिया बता देता हूँ, जिन 4 में से 2 क्राइटेरिया का होना ज़रूरी है। पहला है कि कॉन्टैक्ट टू एडल्ट विद टीबी, जिसकी उम्र 14 साल से ज़्यादा है, घर पे कोई और पेशेंट टीबी की दवाई ले रहा है जिसकी उम्र 14 साल से ज़्यादा है, तो बच्चों में रिस्क बढ़ जाता है। तो पहला फैक्टर ये हो गया। दूसरा है, अगर मॉन्टूक्स टेस्ट मोर देन 10 मिलीमीटर है अनवैक्सीनेटेड BCG बच्चों में, जिनको BCG वैक्सीन नहीं मिली लगी है, और मॉन्टूक्स की जो रीडिंग है 10 मिलीमीटर से बड़ी आ रही है, या फिर 15 मिलीमीटर से बड़ी आ रही है, अगर वैक्सीनेटेड है BCG से। वैक्सीनेटेड है तो 15 मिलीमीटर, और अनवैक्सीनेटेड BCG से है तो 10 मिलीमीटर। अगर तीसरा फैक्टर है, अगर चेस्ट एक्सरे सजेस्टिव ऑफ पल्मोनरी टीबी है। और चौथा फैक्टर है कि अगर टीबी की दवाइयों से आराम आने लगता है, और 2 महीने दवाई देने के बाद जो वेट गेन है 10% से ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, सेंस ऑफ वेलबींग हो जाती है, फीवर चला जाता है। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर हैं। 4 में से 2 का होना ज़रूरी है। पहला कॉन्टैक्ट टू टीबी, दूसरा मॉन्टूक्स की रीडिंग के आधार पे, तीसरा चेस्ट एक्सरे के आधार पे, और चौथा टीबी की दवाई देने के बाद कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो इन 4 में से 2 अगर मिल रहे हैं तो फिर हम इसको मानते हैं कि बच्चों में टीबी है, और दवाइयाँ शुरू करी जाती है। मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो कि बच्चों में टीबी को डायग्नोस कैसे करना है, जो कि एक बहुत कठिन कार्य है, आपको समझ आया होगा। और ये वीडियो जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, जितना भी डॉट सेंटर पे काम करते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, टीबी स्पेशलिस्ट हैं, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, फिजिशियंस के लिए ज़रूरी है। और अगर आपको ये वीडियो मिलता है आपके फ़ोन में, तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।